स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आज हमारा पहला ओरिएंटेशन सेशन था इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के मार्च बैच का। और आज हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्यों इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। बात करते हैं हम लोग इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी के बारे में। सब कुछ नहीं, बट वी विल टेक अ समराइज्ड कंसाइज व्यू ऑन दैट 1947 से 1990। यही हम लोग पढ़ने वाले भी हैं अब आने वाले समय में। जो हमारा मार्च का बैच है वो इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में ही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 1947 में हमने इनहेरिट क्या किया, क्या कहाँ थे हम। 12% का लिटरेसी रेट था, यानी हर 10 में से सिर्फ 12 लोग पढ़े हुए थे। और अगर आपको जान के मैं क्या बोलूँ, ताज्जुब होगा कि इस टाइम महिलाओं का साक्षरता दर 0.1% से मैक्सिमम 1.2% तक का था, मैक्सिमम। ठीक है, 32 ईयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जरा कमेंट करो कितनी है, यानी 32 साल तक लोग जीते थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कितना सारा जीते थे, तो ये सत्य नहीं है। 32 साल, सिर्फ 32 साल लोग जीते थे एवरेज, हाफ। जीडीपी का शेयर इन द वर्ल्ड वाज 3.8% ओनली, एंड इट वाज 24% इन 1700s। मतलब आफ्टर चाइना, इंडिया वाज द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल जीडीपी। और पर कैपिटा इनकम तो 250 रुपये पर ईयर से भी कम। आज की पर कैपिटा इनकम याद है कितनी है, जरा कमेंट करो। यानी 1 रुपए से भी कम लोग एक दिन में कमा रहे थे। गरीबी, असाक्षरता, हेल्थ भी नहीं है, लोग खत्म हो रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल नहीं है आपके पास, क्या करें। तो सोचो, पहला प्रधानमंत्री पीएम नेहरू के पास एक ब्लैंक कैनवस था, वो आप कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, लाइक डिक्टेटरशिप, लाइक एनीथिंग। और पॉलिटिक्स में इससे ज़्यादा डेंजरस आइडिया कहा जाता है कि नहीं हो सकता कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है करने के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है, 6 कंपनी है खाली, क्या करें। कुछ बड़ा करना था, कुछ बड़ा करना था, इसीलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। और 5 ईयर प्लान्स की स्थापना हुई। ये 5 ईयर प्लान बेस्ड था रशिया और दैट टाइम यूएसएसआर के 5 ईयर प्लान्स पे, जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाना था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देता है, बट नेहरू जी का पहला जो सबसे बड़ा बेट रहता है वो रहता है हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट बेस्ड मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर नहीं था, तब भी था प्राइवेट सेक्टर, और कभी भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, लैंड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, नहीं। लेकिन मैक्सिमम रिसोर्सेज वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इसीलिए हैवी इंडस्ट्री फर्स्ट का अप्रोच लेके चले कि हैवी इंडस्ट्री बनेगी तो उसके अराउंड छोटी छोटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर बिल्ड कर लेगा, जिससे रीजनल डेवलपमेंट होगा। स्टेट का डोमिनेंस, यानी पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट्स, यही तो था हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। पब्लिक सेक्टर एट कमांडिंग हाइट, यानी जो की सेक्टर है, लगभग जिसको शेड्यूल ए की इंडस्ट्री बोलते हैं, 17 थी, वो सिर्फ और सिर्फ वो गवर्नमेंट के लिए रहेंगी। प्लानिंग कमीशन बनता है, सोवियत यूएसएसआर के ऊपर बेस किया हुआ, और यह बनता है इंडिया का इकोनॉमिक बाइबल। और तभी आप देखते हैं कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। और फिर आईआईटीज बनते हैं, सेल बनता है, स्टील प्लांट, बेसिकली भाखरा नांगल डैम बनता है। बट जो इंटेंडेड रिजल्ट चाहिए थे वो नेहरू जी के जाने के बाद कम होना शुरू हो जाते हैं। 1964 के बाद गिरना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीपल वॉर। 1962 में चाइना वॉर, 65 में पाकिस्तान वॉर, 63-64 में ड्राउट आ गया था। तो हम लोग बहुत पिछड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा इनिशियली कभी ये मानना नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को खत्म करके पब्लिक सेक्टर को आगे ले आना ना। प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इतना पैसा ही नहीं था भारत में कि प्राइवेट सेक्टर आके भारत का डेवलपमेंट कर सके। द स्टेट हैज टू इंटरफियर, हैड टू इंटरफियर। स्टेट को आना ही था, क्योंकि मैक्सिमम रिसोर्सेज स्टेट के पास है। माइनिंग के रिसोर्सेज स्टेट के पास हैं, मिनरल्स के रिसोर्सेज स्टेट के पास है, तो उसको तो आगे आना ही है। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है इस टाइम? गवर्नमेंट के पास। कोई प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं है। एंड दैट इज वाई वी चोज सोशलिस्ट मॉडल और द प्लानिंग सेक्टर मॉडल। बट इसका ये मतलब नहीं था कभी भी कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं थे, हम तब भी मिक्स्ड इकोनॉमी थे। प्राइवेट सेक्टर का योगदान कम था। क्यों? क्योंकि इतने पैसा ही नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को हम तुरंत आगे बढ़ा सके। इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं और डिटेल इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे हम लोग अपने आने वाली इकोनॉमिक्स ऑप्शन की क्लासेस में। मंडे से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, 17 मार्च है, अगला जो मंडे आने वाला है वहाँ से ये क्लासेस शुरू होने वाले। तो अगर आपने एक हाई स्कोरिंग एनालिटिकल ऑप्शन नहीं लिया है तो ये आपका
मौका है, दिस इज द गोल्डन टाइम यू कैन चूज एन ऑप्शन। हम क्या पढ़ने वाले उसके बारे में और डिस्कस करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट जागृत हो, आपको समझ में आए कि क्यों इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो 300 प्लस लाना है आसान तरीके से, इकोनॉमिक्स आपका ऑप्शन होना चाहिए। रैंक 4 है, इकोनॉमिक्स ऑप्शन। हाई स्कोर्स चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शन। सिलेक्शन रेशियो की प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, इकोनॉमिक्स ऑप्शन। तो इकोनॉमिक्स इज एन ऑप्शनल जो ना सिर्फ आपका रैंक एनहांसर है बल्कि मनपसंद कैडर देता है। और आपको प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में देखे होगे कट ऑफ बढ़ी है और प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स का वेटेज भी बढ़ा है, तो आपको प्रीलिम्स निकालना है तो भी इकोनॉमिक्स आपके लिए जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक अच्छा ऑप्शन चूज नहीं किया है, गो फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शन का प्लैटिनम बैच। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो गोल्ड में है, प्लस आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो बहुत जरूरी है। 24/7 मेंटरशिप फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज फॉर एनालिटिकल एप्लीकेशन, ताकि आप मेंस में एग्जाम रेडी रहें। जब आप जाएं तो आपको लिखते टाइम कलम नहीं रुकनी चाहिए आपकी। तो टेस्ट सीरीज आपको एनालिटिकल स्किल्स देगी, राइटिंग, कनेक्टिंग स्किल्स और कंसेप्चुअल स्किल आपको मेंटरशिप से मिलेगी। गो फॉर द प्लैटिनम बैच। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो फाइंड मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम, राइट टू मी। अगर आपको कोई भी डाउट है, जनरल डाउट भी है तो आप लिख सकते हैं। आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्यों लेना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा कर सकते हैं। कुछ भी rishabh.singh@studyiq.com पे भी आप मुझे लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं आने वाले समय में। तो देखो कि 5 ईयर प्लान को अगर देखा जाए प्री 1990 के, तो 8 लगभग आपको प्लान्स दिखाई देंगे। उसमें से एक प्लान हॉलीडे भी था, क्योंकि भाई जब हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ तो हमारे पास पैसे वैसे बचे नहीं थे। देखो सीधी सी बात है, 62 की वॉर हुई, 65 की वॉर हुई और बीच में ड्राउट पड़ गया, तो पैसे इतने थे ही नहीं कि हम अगले 5 साल की प्लानिंग कर सकें। और ऊपर से पॉलिटिकल क्राइसिस था, क्या नेहरू जी और हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी दोनों खत्म हो गए। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 51 से 56 जो था, उसमें हमारा फोकस था एग्रीकल्चर और डैम्स, क्योंकि रॉ मटेरियल तो वहीं से आएगा ना, और फूड स्टॉक भी वहीं से आएगा। भाई 32 साल तक अगर लोग जी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं? क्योंकि खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, गरीबी है। तो पहले तो खाना अपना सही करना है। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान से हम मूव करते हैं हैवी इंडस्ट्री की तरफ, जिसको हम नेहरू मेलानोबिस मॉडल कहते हैं। इसमें क्या क्या हुआ, क्या हमने टारगेट अचीव किया या चूक गए, ये सब के बारे में बात करेंगे 5 ईयर प्लान में। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो हम यहाँ सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, जिसको आज के भारत में आत्मनिर्भर भारत बोला जाता है। सेल्फ रिलायंस ऑन थर्ड प्लान, क्या ये अचीव कर पाए थे? तो ये तो डेफिनेटली अचीव नहीं कर पाए थे, अभी मैंने बताया कि पैसे खत्म हो गए थे। फिर आता है प्लान हॉलीडे 3 साल का, यानी यहाँ पे हम ईयरली प्लान की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि वॉर्स थे, ड्राउट था, तो इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस थी। इन 1969 वी अगेन रोज बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन केम। 1969 से 74 तक अब हम एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर अच्छा करना शुरू कर दिया। 100 मिलियन टन 1971 में 100 मिलियन टन हमने लोगों ने पहली बार टच किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जो हम पहली बार हम फूड सिक्योर हो पाए थे। जो हमारी जनता है उसको देश का खाना मिल पाए, वो फूड सिक्योर हो पाए थे 1969 में। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर वही बात है कि यहाँ पे हम लोग अचीव किया या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या चैलेंजेस रह गए। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आएगा, गरीबी हटाओ। यहाँ पे सरकार का फोकस रहता है गरीबी हटाओ और पॉवर्टी इरेडिकेशन के ऊपर। और आप यहाँ देखेंगे कि इंडिया के पब्लिक सेक्टर में वो जो सिकनेस शुरू हुई, क्यों पब्लिक सेक्टर पिछड़ता गया, आपको यहाँ से समझ में आएगा फिफ्थ 5 ईयर प्लान से, कैसे हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो कमजोर होता गया। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे कि पहली बार इंडिया में डोमेस्टिक लिबरलाइजेशन शुरू होता है, पहली बार। यानी कि कंपनीज को लाइसेंस से थोड़ी थोड़ी मुक्ति मिलना शुरू होती है, और पहली बार मार्केट डेवलपमेंट शुरू होता है इंडिया में, सर्विस सेक्टर का उदय होता हुआ आप देखेंगे। 1985-90 यानी 7th 5 ईयर प्लान जब राजीव गांधी थे, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर, आईटी एंड एवरीथिंग एल्स। बट उसके साथ साथ आता है डेफिसिट, बहुत सारा फिस्कल डेफिसिट, और यही फिस्कल डेफिसिट आगे चल के एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग 1991 की क्राइसिस बनता है। सबके बारे में बात करेंगे और डिटेल में घुस के बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, गो फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शन बैच। अब हम समझते हैं जो सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया में प्री 1990, लाइसेंस राज। ये लाइसेंस राज का मतलब है गवर्नमेंट अप्रूवल, और गवर्नमेंट मतलब ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल चाहिए और फाइलें आगे नहीं बढ़ती। 80 से ज़्यादा लाइसेंस चाहिए एक फैक्ट्री खोलने के लिए, और फैक्ट्री खोलने के बाद भी गारंटी आपको देनी होगी सरकार को कि जितने का लाइसेंस आपको मिला, मान लो 100 यूनिट बनाने का लाइसेंस मिला है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। यानी आप एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉफिट
नहीं कर सकते। 15 साल लगता था एक एक इंडस्ट्रियल लाइसेंस को बनने में, यानी एक कंपनी खोलनी है तो 15 साल। और लाइसेंस मिल भी किसको रहा है? जिसका ऑलरेडी कनेक्शन है गवर्नमेंट में या ब्यूरोक्रेसी में, यानी जो ऑलरेडी जिनके पास थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज, थोड़ा बहुत पैसा है और वो थोड़ा रेंट सीकिंग कर ले रहे हैं, उनको मिल जा रहा है लाइसेंस। नए लोगों को लाइसेंस मिल ही नहीं रहा है, तो एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो रहा था। MRTP एक्ट आता है जो बिग कंपनी बनने से रोकता है, यानी कि मोनोपोलीज बनने से रोकता है। सिर्फ स्टेट मोनोपोलीज वर अलाउड, नो प्राइवेट सेक्टर बिग कंपनीज वर अलाउड, यानी हमारे पास ऐसी कोई कंपनी ही नहीं थी जो इंटरनेशनली क्या कर सके, सस्टेन कर सके, compete कर सके। फिर आता है फेरा ऑफ 1973 और ये फोर्स करता है फॉरेन फर्म को अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करने में। जैसे IBM है या कोक है या पेप्सी है, पहले था, फिर सरकार कहती है 40% से ज़्यादा तुम्हारा स्टेक नहीं हो सकता, बाकी स्टेक आपको भारत के किसी डोमेस्टिक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना होगा। तो फॉरेन कंपनी छोड़ के जाने लगती है, IBM चली जाती है और हम पीछे छूटते जाते हैं IT रेवोल्यूशन में। कोका कोला छोड़ कर चली जाती है, पेप्सी छोड़ कर चली जाती है। वो बोलते हैं कि क्यों, जब कंपनी मेरी है तो सिर्फ मैं 40% क्यों रखूं, मैं क्यों दूं किसी और को शेयर। बट इंडिया की ये जो आइडियोलॉजी थी पोस्ट 1970 यानी नेहरू जी के जाने के बाद, वो स्टेट कंट्रोल बढ़ाती है और स्टेट कंट्रोल बढ़ाने से इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे एक इनएफिशिएंसी क्रीप इन करती है। और इसी MRTP, फेरा और इंडस्ट्रियल एक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले अपने क्लासेस में। बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हुआ, भाई सब नेगेटिव्स नहीं, ऐसा नहीं है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, इट्स अ मिरेकल और अ मिथ। देखो विंस तो है ही, पहली बार हम अपने आप को फूड सफिशिएंट बना पाए और इंडिया बना शिप टू माउथ टू फूड सरप्लस। यानी जो बाहर से, अमेरिका के साथ क्या दिक्कत थी, वो हमें वीट भेजते थे, लोएस्ट क्वालिटी वीट अंडर PL 480 स्कीम। पहली बार हमको समझ में आया कि खाना हम लोगों को क्यों ज़रूरी है, जब शास्त्री जी बोले कि मंगलवार का व्रत करना पड़ेगा, क्योंकि खाने की किल्लत हो गई थी, जैसे अभी LPG की किल्लत। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया ताकि हम फूड स्टोरेज को बेहतर कर सके, फूड रिसर्च को बढ़ा सके और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। बफर स्टॉक, MSP का सिस्टम पहली बार स्टैब्लिश हुआ ताकि हम एक श्योरिटी दे सके फार्मर्स को भी कि फूड क्रॉप्स उगाओ कि हमारे जनता भूखी ना सो। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स भी है। क्यों? क्योंकि जब हम HYV सीड यूज़ करते हैं तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत पानी लगता है, बहुत सारा फर्टिलाइजर केमिकल भी लगता है। तो हम देखते हैं कि पंजाब में वाटर टेबल यानी पानी का लगातार लॉस हुआ है। इसके अलावा केमिकल लीचिंग हुई है और जनरली वो एरियाज बेनिफिट हुए जो पहले से अच्छा कर रहे थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। और जो पिछड़े इलाके थे जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सरकार का दखल ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ज़्यादातर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वो बिहार, आपके वेस्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ के किसान हैं जिनके पास छोटा छोटा लैंड पीस है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना ट्यूबवेल लगा सके। यहाँ ज़रूरी था इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, कैनल्स बनाने का, पॉन्ड्स बनाने का, लोगों तक पानी और बिजली पहुँचाने का। कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेसी फेल करती है, हमारी गवर्नमेंट्स फेल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी उतना उन्नति नहीं कर पाते, गरीबी में रह जाते हैं जितना बड़े फार्मर कर पाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के, जिनके पास बड़ा लैंड साइज है, जिनके पास ज़्यादा लैंड साइज है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा आउटपुट, बहुत पैसा आया तो उन्होंने री इन्वेस्ट किया। जो छोटे किसान थे उनके पास इतना पैसा आया ही नहीं कि अपने खेतों में री इन्वेस्ट कर सके। और यहीं पर ज़रूरत होती है गवर्नमेंट की। वेलफेयर इज नेसेसिटी फॉर द वल्नरेबल्स ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द रिच। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बर्डन फिर बढ़ने लगा सरकार पे। आज भी देखो तो फूड सब्सिडी के बाद फर्टिलाइजर इज द सेकेंड लार्जेस्ट सब्सिडी इन द कंट्री। 2 लाख करोड़ के आसपास हर साल जाता है, 2 लाख करोड़ आज भी, क्योंकि फार्मर्स अब मतलब ऐसा हो गया है कि कम फर्टिलाइजर डाला जाए तो प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है। जस्ट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड। तो हम क्या कहें, ग्रीन रेवोल्यूशन एक सक्सेस था शॉर्ट टर्म, यस, बट इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नो। बट हम इसके बारे में और बात करेंगे क्योंकि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ना सिर्फ ऑप्शनल के लिए बल्कि जीएस के लिए भी। इसके बाद आता है बैंक नेशनलाइजेशन, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग ऑल्सो, क्योंकि पहले ज़्यादातर बैंक छोटे छोटे बैंक्स थे और प्राइवेट बैंक्स थे। और प्राइवेट बैंक्स क्या करते हैं, ज़्यादातर अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रहते थे, यानी कि जो छोटे शहर है, गाँव है, वहाँ तक बैंकिंग पहुँच ही नहीं रही थी। 25 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन बैंकिंग नहीं पहुँच रही। तो उसके बाद
इंदिरा गांधी सबको नेशनलाइज करती हैं। 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है ताकि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जा सके। 1980 में फिर से एक बार नेशनलाइजेशन होता है और अब हम देखते हैं कि 90% से ज़्यादा जो बैंक डिपॉजिट हैं अब वो नेशनलाइज बैंक्स में हैं। और दूसरी बात की ट्रस्ट फैक्टर भी तो बढ़ता है। इकोनॉमिक साइंसेज आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो पब्लिक का ट्रस्ट किस पे ज़्यादा होगा, प्राइवेट सेक्टर पे या फिर गवर्नमेंट पे? गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट बैंक जैसे ही बनते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बढ़ता है। उसके बाद इससे रिजल्ट ये होता है कि 8,000 से बढ़ के 60,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हो जाती है 15 साल में। 15 साल में वेरी बिग। तो नेशनलाइजेशन से रूरल क्रेडिट तो बढ़ा, बट क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन रहा तो उसकी वजह से एनपीएस भी क्रिएट हुए, टेलीफोन बैंकिंग। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे अगेन इन द क्लास। अब इमरजेंसी की बात करते हैं। अब इमरजेंसी के टाइम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई, क्योंकि सब लोग जनरली बात करते हो ना, सब लोग की ऑटोक्रेसी होती तो कितना अच्छा होता, और डेमोक्रेसी में तो हम लोग स्लो हो गए। था यहाँ पे ऑटोक्रेसी, क्यों नहीं पसंद करते? यहाँ पे तो हमने इकोनॉमिक टारगेट्स को भी सरपास कर दिया, बहुत तेजी से ग्रो किए। गरीबी हटाओ फेल हुआ था, इन्फ्लेशन 30% से ज़्यादा हो गया था 1974 में, तो 1975 में आ गई इमरजेंसी और बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बेहतरीन। लेकिन नहीं चाहिए था ना लोगों को, क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस। यहाँ पे पीएम इंदिरा गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम आता है जो आज भी चल रहा है। प्रेस को सेंसर किया जाता है, शॉर्ट टर्म मैक्रो इंप्रूवमेंट होता है, इन्फ्लेशन 30% से घटता है। मतलब सोचो मंथली इन्फ्लेशन 1974 में 35% टच किया था, ईयर ऑन ईयर लगभग 28-29% का इन्फ्लेशन था। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है इसमें कि आप अपने निश्चित जो टारगेट्स है वो तो पूरा कर लेते हैं। क्यों पूरा कर लेते हैं? कि भाई इंदिरा गांधी हैं तो उनको लग रहा है खराब चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म मैक्रो टारगेट्स पूरे हो गए, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया, ग्रोथ बढ़ा दी 1-2 साल के लिए। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो हम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो रुक गया। वो रुक गया क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर में लोगों को भर भर के नौकरी देना शुरू कर दी। अब उसकी वजह से क्या हुआ वो जानने के लिए क्लास में मिलते हैं। ठीक है, क्लास जो मंडे से शुरू होने वाली। उसके बाद अगर देखा जाए 1980s में हम लोग पहली बार करते हैं क्या, अपना डोमेस्टिक लिबरलाइजेशन। पहली बार हम लाइसेंस राज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसे आप देखेंगे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका इंपोर्ट आसान होता है, क्योंकि जनरली बाहर से इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल था। 300% तक की तो ड्यूटी लग जाती थी, 150% की एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी थी इंडिया में। कितना मुश्किल है। टेलीकॉम सेक्टर को खोला जाता है, नहीं तो आप सोचिए कि बीएसएनएल का कनेक्शन लेने में उस टाइम 2-2 साल का वेटिंग था, 2-2 साल का। एमआरटीपी में रिलैक्सेशन दिया जाता है। भैया एमआरटीपी क्या है ये हम लोग क्लास में बात करेंगे। जीडीपी ग्रोथ फिर 5.5% के एवरेज पे बढ़ती है, बट फिर भी कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि ये इंपोर्टेड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हम लेके आ रहे हैं। बट इसी टाइम 1980s के बाद क्योंकि हमारा इंपोर्ट बढ़ना शुरू होता है और हाई वैल्यू इंपोर्ट बढ़ना शुरू होता है, हाई वैल्यू, इसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट, एक्सटर्नल डेट दोनों बढ़ता है। फिस्कल डेफिसिट 8-9% के आसपास, एक्सटर्नल डेट बढ़ता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व घट करके सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास रह जाता है, और सिर्फ 2 वीक का इंपोर्ट हम कवर कर सकते हैं। आईएमएफ मैंडेट करता है कितना मालूम है? 3 से 6 महीने का। आज हमारे पास 12 महीने का इंपोर्ट कवर और शॉर्ट टर्म लोन हम कवर कर सकते हैं। 660 बिलियन है, उस टाइम 1.2 बिलियन डॉलर था। सोचो कितना आगे बढ़े हैं हम लोग 1990 के बाद। और इसकी वजह से आगे जाके हम 1990s का एलपीजी रिफॉर्म देखते हैं, बट एलपीजी रिफॉर्म बात की बात है, अभी हम लोग 1990 के पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार आती है। 1951 का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट, 1956 का द मदर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया इसको बोला जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956, जहां पहली बार शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज डिफाइन की जाती हैं। इसमें शेड्यूल ए इज फुल्ली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। 1956 में ही हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान आता है और मेलानोबिस 2 सेक्टर मॉडल ग्रोथ की बात करते हैं। 1969 में फूड कॉर्पोरेशन बनता है ताकि हम फूड सिक्योर बन जाए। 1969 में होता है नेशनलाइजेशन, एमआरटीपी एक्ट प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन। 1979 में आता है फेरा जो 40% से ज़्यादा फॉरेन स्टेक्स को रोकता है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आता है 1975 में जब पहली बार आरआरबी को क्रिएट किया जाता है ताकि रूरल फॉर्मल क्रेडिट डिमांड बढ़ाई जा सके। नहीं तो पहले जो फार्मर है हमारे
ज़्यादातर आज भी लोन शार्क्स के मनी लेंडर के चक्कर में रहते थे। हाई इंटरेस्ट रेट होता था और जिसकी वजह से उनकी ज़मीन कई बार गिरवी ही रह जाती थी, छूट जाती थी और वो बंधुआ मजदूरी करने पे मजबूर हो जाते थे। तो इन सब के बारे में और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग क्लास में। और उसके बाद 1990s के बारे में जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम समझेंगे क्या क्या वजह रही कि क्राइसिस हम एलपीजी रिफॉर्म्स करना पड़ा। सबसे पहला तो वही है कि हम फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था वो देखते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि गल्फ वॉर हो रही थी 1990 में। सद्दाम हुसैन चल दिए थे कुवैत के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। आप देखिए एनआरआई का रेमिटेंसेस कम हो गया था, बाहर से पैसे आने कम हो गए थे। क्यों? क्योंकि गल्फ वॉर हो रही थी ना, जैसे अभी है, अभी वॉर हो रही है तो गल्फ कंट्रीज में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बढ़ी है। उस टाइम भी यही हुआ था, तो लोग गल्फ छोड़ के जा रहे थे तो फॉरेक्स कोलैप्स हो गया, बाहर से पैसा रेमिटेंसेस में आता तो वो आ नहीं रहा था और इम्पोर्ट बिल हमारा बढ़ गया। इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा और बाहर से पैसा नहीं आ रहा है डॉलर, तो कैसे पे करोगे? नहीं कर पाओगे। सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स बचा था, जिसकी वजह से हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना गोल्ड प्लेज करना, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड के बैंक में भी हम लोग अपना गोल्ड प्लेज करना पड़ा था और हम क्रेडिट रेटिंग तो फॉल हुई, सोवरेन डिफॉल्ट के ऊपर आ गए थे और इसीलिए फिर आगे जाके 1991 में होता है रिफॉर्म्स और फिर 1991 की स्टोरी शुरू होती है। दैट इज फॉर अनदर डे। बट अभी हम लोग बात करते हैं, मतलब जो अभी हम लोग क्लास करने वाले हैं वो प्री 1990 की कहानी कि कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुँचे। तो हम लोग 20 मिनट में ये सब समझे, ये देखे कि देखो क्या क्या हुआ है लास्ट 40-50 सालों में। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, MRTP क्या है, कंपटीशन एक्ट क्या था, मेहलानोबिस का मॉडल वर्सेस वकील ब्रह्मानंद का मॉडल क्या है। क्योंकि मेहलानोबिस गए थे कैपिटल इंडस्ट्री लेड, वकील ब्रह्मानंद का कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री लेड डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके ऊपर एक जनरल डिबेट होगी। नेशनलाइजेशन अच्छा है या नहीं, इसके ऊपर एक डिबेट है। ग्रीन रेवोल्यूशन का ट्रेड ऑफ, इस पर डिबेट है। जो हॉट टॉपिक्स है, बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ना सिर्फ ऑप्शन पेपर 2 में, GS पेपर 3 में भी, प्रीलिम्स में भी। और क्या क्या वजह थी कि 1991 का बीओपी क्राइसिस हुआ, इन सब के बारे में एक डिटेल्ड इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे विथ इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। और अगर आपको इंटरेस्ट आया है अच्छी क्लास में तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपके लिए है। इकोनॉमिक्स ऑप्शन आपका इंटरेस्ट जागृत करेगा। 1.5 साल आप विथ इंटरेस्ट इसको पढ़ रहे होंगे ताकि जब आप रेडी होके जाए पेपर देने तो ये गारंटी हो कि आपकी कलम नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए ज्वाइन करो और आज का ओरिएंटेशन ज़रूर देखना हमारे क्लास में, ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ वी स्ट्रक्चरली डिफाइन इकोनॉमिक्स और कैसे आप पूरी तरह से प्रूफ रेड रहेंगे जब आप जाएंगे एग्जाम देने के लिए। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द क्लास। सो मिलते हैं क्लास में इन इकोनॉमिक्स ऑप्शन मार्च बैच। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।